एक भारी मूंछों और चौड़े शानों वाला पुख्ता उम्र का आदमी स्क्वाड्रन लीडर की फुल वर्दी पहने मेज पर इस तरह बैठा था कि उसका एक पांव कुर्सी पर था, दूसरा पायलट अफसर की वर्दी में था और मेज से जरा हटकर कुर्सी की पुश्त पर हाथ रखे खड़ा था। दोनों ने मुझे घूर कर देखा। मैंने चाहते ही स्क्वाड्रन लीडर को सैल्यूट किया और जेब से खुसूसी इजाजतनामा निकाल कर उसे दिखाया। स्क्वाड्रन लीडर ने मुस्कुराते हुए कहा, कैप्टन मल्होत्रा, इसकी जरूरत नहीं है। हमें तुम्हारे आने की इत्तला दोपहर को ही मिल गई थी। हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। जहां बैठकर थोड़ी देर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कोक मंगवाता हूँ। मैंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, थैंक यू सर, मगर मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ और अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता। मैंने मेज पर रखा हुआ लकड़ी का एक टुकड़ा देख लिया था जिस पर स्क्वाड्रन लीडर MK कोल लिखा हुआ था। स्क्वाड्रन लीडर ने अपने साथी की तरफ देखकर कहा, कैप्टन मल्होत्रा, क्या आप हमारे सीनियर पायलट ऑफिसर SM चड्डा से नहीं मिलेंगे? मैंने पक्की उम्र वाले पायलट ऑफिसर SM चड्डा से गर्मजोशी से हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई मिस्टर चड्डा। हम अंग्रेजी में गुफ्तगू कर रहे थे। स्क्वाड्रन लीडर कॉल ने सिगरेट सुलगाते हुए पूछा, कैप्टन मल्होत्रा, तुम थके हुए हो, कुछ पीना पसंद नहीं करोगे? मेरा मतलब है कोक ना सही कुछ और सही। मैंने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, थैंक यू सर, लेकिन मैं कुछ और नहीं पीता। वैसे भी मैं इस वक्त ऑन ड्यूटी हूँ। बराए मेहरबानी मुझे इजाजत दें कि मैं अपने थंडरहॉक बेस के बाहर सिक्योरिटी को चेक कर सकूं। स्क्वाड्रन लीडर ने कंधे उचकाते हुए कहा, कैप्टन, तुम मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर हो, मैं इजाजत देने वाला कौन हूँ? फिर उसने पायलट ऑफिसर चड्डा से कहा कि वो मुझे दूसरे खुफिया गेट से बाहर ले जाए। हम एक तंग राहदारी में से गुजरकर एक ऊंचे छत वाले कॉरिडोर में आ गए, जहां मैंने पहली बार एक गुरखे को देखा कि हाथ में ट्रे पकड़े सामने से चला रहा है। ये यकीनन इसराइली पायलट था। जब वो हमारे करीब से गुजर गया तो मैंने पायलट ऑफिसर चड्डा से पूछा, ये हमारे इसराइली दोस्तों में से है? वो बोला, हाँ कैप्टन, इसका नाम फ्लाइट कैप्टन सावल है, ये है फंसा है। मैंने बज़ाहिर बड़ी बेनियाजी से पूछा, हमारे स्पेस में और कितने इसराइली दोस्त काम कर रहे हैं? फ्लाइंग ऑफिसर चड्डा ने बताया कि इस वक्त सिर्फ 2 थंडरहॉक हेलीकॉप्टरों के क्रू के 6 इसराइली मौजूद हैं। मार्गरेट की इतला दुरुस्त नहीं थी। चड्डा मुझे एक खुफिया दरवाजे से निकालकर पहाड़ी के बाहर जुनूब की तरफ ले आया। बाहर अब रात का अंधेरा फैल चुका था। मैंने चड्डा से कहा कि मुझे मेरी जीप के पास ले चलो, मैं जीप में बैठकर इस इलाके में सिक्योरिटी का जायजा लेना चाहता हूँ। उसने कहा, कैप्टन, तुम्हारी जीप गैराज में रख दी गई है, हम तुम्हें अपनी जीप देते हैं। इस जीप में से हर 15 सेकंड के बाद खास सिग्नल नशर होते हैं जो हमारी सिक्योरिटी वालों को इस अमर से आगाह कर देते हैं कि ये जीप अपनी है। यूं आपको जगह जगह चेक नहीं किया जाएगा। ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात थी। फ्लाइंग ऑफिसर चड्डा ने एक पहाड़ी गैराज में से छोटी जीप निकाल कर मुझे दी। मैं उसको लेकर पहाड़ी के साथ जाती हुई कच्ची सड़क पर अंधेरे में चल दिया। मेरा मकसद असली कैप्टन मल्होत्रा और उसके ड्राइवर की लाशों को ठिकाने लगाना था, वरना सुबह को उनकी लाशों का मिल जाना जरूरी था और मेरे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती थी। मैं पहाड़ी के अक़ब में आ गया। मैंने देखा हर 15 सेकंड के बाद जीप के डायल पर एक सुर्ख नुक्ता रोशन हो जाता है। ये वो सिग्नल था जो मेरी जीप में से 15 सेकंड के बाद नशर हो रहा था और जिसकी वजह से खुफिया मोर्चों में छुपे हुए फौजी मुझे चेक नहीं कर रहे थे। मैंने देखा कि थंडरहॉक बेस की पहाड़ी काफी बड़ी थी और उसके इर्द गिर्द खारदार तार लगा दी गई थी। मैं पहाड़ी से हटकर कच्ची पगडंडी पर आ गया। पहाड़ी के जुनूब में मुझे कोई 2 फरलांग आगे जाकर नशेब में एक जगह 2 खंबे तिकोन की शक्ल में नजर आए। मैंने जीप का रुख उधर मोड़ दिया। सितारे आसमान पर चमक रहे थे। उनकी धीमी धीमी रोशनी में मैंने देखा कि जो एक छोटे से कुएं पर लगे हुए 2 लकड़ी के खंभ थे जिनके दरमियान चरखी गायब थी, जिससे ये जाहिर था कि इस कुएं से कोई पानी नहीं भरता। मैंने जीप से उतरकर कुएं में झांक कर देखा। मुझे कुछ नजर न आया। जमीन पर से एक पत्थर उठाकर मैंने कुएं में फेंका। पत्थर नीचे तह से टकराया तो ऐसी आवाज आई जैसे पत्थरों पर जा लगा हो। कुएं में पानी नहीं था। मुझे ये भी अंदाजा हो गया कि कुआं काफी गहरा है। पहाड़ी इलाकों के कुएं बहुत गहरे होते हैं। लाशें ठिकाने लगाने के लिए ये जगह बड़ी मौजूद थी। मैं जीप में सवार होकर कच्चे रास्ते पर उधमपुर वाली सड़क की तरफ रवाना हो गया। मैंने रफ्तार तेज कर दी। सफेदे के दरख्तों में जीप खड़ी कर दी। कैप्टन मल्होत्रा और उसके ड्राइवर की लाशें अंधेरे में वैसी ही पड़ी थी। मैंने उन्हें घसीट कर जीप में डाला और वापस वीरान कुएं के पास आ गया। जीप से उतरकर मैंने इधर उधर देखना शुरू कर दिया, जैसे सिक्योरिटी का जायजा ले रहा हूँ। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि आसपास कोई इंसान नहीं है तो मैंने सबसे पहले कैप्टन मल्होत्रा की लाश को जीप से निकाला और अंधे कुएं में लुढ़का दिया। ठप की आवाज आई और फिर खामोशी छा गई। उसके बाद मैंने दूसरी लाश भी कुएं में फेंक दी। मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। खतरा सिर्फ यही था कि दिन की रोशनी में कोई इधर आकर लाशों को न देख ले, मगर चूंकि कुआं वीरान था इसलिए इस बात का इम्कान कम ही था कि कोई इधर आकर कुएं में झांकने की कोशिश करेगा। वैसे भी इधर किसी सिविलियन को आने की इजाजत नहीं थी। जब तक लाशें गलने सड़ने लगती तब तक मुझे अपने मिशन को मुकम्मल कर चुकना था। मैं जीप को तेजी से निकाल कर पहाड़ी के जुनूब की तरफ ले गया। वहां पहाड़ी गैराज में उसे एक तरफ लगा दिया और खुद बाहर निकलकर उस खुफिया दरवाजे की तरफ बढ़ा जहां से फ्लाइंग ऑफिसर चड्डा मुझे गैराज की तरफ ले गया था। दरवाजा बंद था। मैं अभी सोच ही रहा था कि दरवाजे की दूसरी तरफ से किसी ने बुलंद आवाज में पूछा, पासवर्ड। मैंने कंचनजंगा बोल दिया। दरवाजा खुल गया
अंदर की जानिब एक गुरखा मुसल्ला फौजी स्टेन गंडिये मौजूद था। वो मुझे फ्लाइंग ऑफिसर चड्डा के कमरे में ले गया। मिस्टर चड्डा कैंप कार्ड पर बैठा सामने छोटी तपाई पर एक फाइल रखे उस पर कुछ लिख रहा था। मुझे देखते ही अंग्रेजी में बोला, कैप्टन मल्होत्रा, अच्छा हुआ तुम आ गए। अंबाले से तुम्हारी फोन कॉल आई थी। मैं चौंक सा गया मगर फौरन संभल गया। इंटेलिजेंस चीफ की कॉल होगी, मैंने बेनियाजी से कहा। चड्डा मुस्कुराते हुए बोला, किसी लड़की की आवाज थी, वो फिर फोन करेगी, तुम मेरे पास ही बैठो। तपाई पर स्याह रंग का टेलीफोन पड़ा था। मैं करीब ही कुर्सी खींच कर बैठ गया और सिगरेट सुलगा लिया। फ्लाइंग ऑफिसर चड्डा ने मेरी तरफ देखे बगैर पूछा, कैप्टन सिक्योरिटी चेक कर ली? हमारी सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है यहाँ, बाहर का कोई आदमी तो क्या चिड़िया भी इधर नहीं आ सकती। मैंने कहा, तुम ठीक कहते हो, कल मुझे अपने बेस के अंदर सिक्योरिटी चेक करनी होगी। मैं चाहूंगा कि मेरी शनाख्त यहाँ किसी पर जाहिर न की जाए। ये तहफ़्फ़ुज़ात की छानबीन के लिए ज़रूरी है। मिस्टर चड्डा ने कहा, ऐसा ही होगा कैप्टन। हम खुद चाहते हैं कि यहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में हमें फुल रिपोर्ट मिले। टेलीफोन की घंटी बज उठी। चड्डा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा फ़ोन है कैप्टन। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि दूसरी तरफ से जो लड़की बोलेगी उसका कैप्टन मल्होत्रा से क्या ताल्लुक है और वो कौन है। मैंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई, मुझे कैप्टन मल्होत्रा से बात करनी है। मैंने कहा, मैं कैप्टन मल्होत्रा ही बोल रहा हूँ। लड़की पल के लिए खामोश हो गई, फिर आवाज आई, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है डार्लिंग? मैं ऊषा बोल रही हूँ। मैंने खांसते हुए कहा, गला खराब हो गया है यहाँ आकर। मगर तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया? तुम्हें यहाँ फोन नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ से आवाज आई, डार्लिंग तुम खुद ही तो मुझे ये नंबर दे गए थे और कहा था कि तुमने इसके लिए खास इजाजत ले रखी है। मैं जरा बौखला सा गया, लेकिन जल्द ही अपने हवास को मुज्तमा करते हुए गला साफ करते हुए कहा, ठीक है, मगर तुम्हें इस वक्त फोन नहीं करना चाहिए था। मैं बार बार खांस रहा था, ये साबित करने के लिए कि मेरा गला खराब है। उषा शायद कैप्टन मल्होत्रा की गर्लफ्रेंड थी। उसकी आवाज आई, मैंने ये बताने के लिए तुम्हें फोन किया है कि कल मैं जम्मू अपनी कॉलेज की लड़कियों के साथ आ रही हूँ। मैं तुम्हें कहाँ मिलूं? तुम कौन से होटल में होगे? मैंने ये कहकर फोन बंद कर दिया कि मैं ये नहीं बता सकता, मुझे दोबारा फोन मत करना। फ्लाइंग ऑफिसर चड्डा मेरी तरफ देख रहा था, उसके होंठों पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। मैंने फोन बंद किया तो सिगरेट का कश लगाकर बोला, कैप्टन पहले तो तुम्हारा गला खराब नहीं था। मैंने सिगरेट एस्ट्रे में मसल दिया और उठते हुए कहा, मुझे रात कहाँ बसर करनी होगी। मिस्टर चड्डा कहने लगा, क्या तुम हमारे साथ खाना नहीं खाओगे? आओ डाइनिंग रूम में चलते हैं, वहां तुम्हें दूसरे इसराइली ऑफिसर से मिलाते हैं, फिर अपने कमरे में जाकर सो जाना। मैं खामोशी से मिस्टर चड्डा के साथ बाहर राहदारी में आ गया। यह सारी तंसीबात तले वाली पहाड़ी के नीचे ज़ेरे ज़मीन थी, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ बाहर के किसी आदमी को दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। इस किले के अंदर करीबन 200 फुट कतर के चौड़े कुएं नुमा हेलीपैड में नीचे जाकर 8 इसराइली थंडरहॉक हेलीकॉप्टर ऐसी हालत में डिप्लॉय करके रखे गए थे कि 1 सेकंड के नोटिस पर वो अपने हेलीपैड से ऊपर उठकर इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ परवाज करते हुए किसी भी ठिकाने पर जाकर रॉकेटों की बारिश करके उसे तबाह कर सकते थे। इस वक्त उन्हें पाकिस्तान के एटमी बिजली घर पर हमले के लिए वहां तैयार रखा गया था। इनमें से सिर्फ 3 हेलीकॉप्टरों का हमला इसराइली हवाबाजों और इंजीनियरों पर मुश्तमिल था। अभी तक मैं थंडरहॉक पैड पर सिक्योरिटी चेकिंग के लिए नहीं गया था। चेकिंग के लिए फ्लाइंग ऑफिसर मिस्टर चड्डा और स्क्वाड्रन लीडर मिस्टर कॉल से अगले रोज का मामला तय हुआ था। दूसरे रोज अंबाले से असल कैप्टन मल्होत्रा की गर्लफ्रेंड उषा भी जम्मू और वहां से मुझे मिलने उधमपुर पहुंच रही थी। मुझे उसकी जानिब से भी तशवीश लगी थी। उषा मेरे लिए यहाँ खतरनाक मसाइल पैदा कर सकती थी। यही कुछ सोचता हुआ मैं फ्लाइंग ऑफिसर चड्डा के साथ नीम रोशन राहदारी में से गुजरता हुआ एक कमरे में आ गया, जहाँ कुछ इंडियन और कुछ इसराइली एयरफोर्स के ऑफिसर बैठे नाव नोश में मशगूल थे। चड्डा ने उनसे मेरा तारुफ करवाते हुए कहा, कैप्टन मल्होत्रा से मिलिए, आर्मी इंटेलिजेंस के कैप्टन हैं और यहाँ आपकी सिक्योरिटी चेकिंग करने आए हैं। सब ने बारी बारी मुझसे हाथ मिलाया। यहीं पर इसराइली स्क्वाड्रन लीडर सावल भी था। गोल्डन रंग के सर के बाल, करिमजी आंखें, तीखी नाक, बात करते हुए आंखें सुकेड़ लेता। उसने मुझे गौर से देखा, फिर अपने साथ वाली कुर्सी पर बैठने की दावत दी। मैं उसके करीब बैठ गया। मुझे एक ही धड़का लगा था कि वहां जो 3-4 इंडियन ऑफिसर बैठे थे उनमें से कोई असली कैप्टन मल्होत्रा का दोस्त या वाकिफकार न हो। मैंने एक सेकंड में उनके चेहरों का मुशाहिदा करते हुए अंदाजा लगा लिया कि ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं थी। उनके लिए कैप्टन मल्होत्रा एक अजनबी ऑफिसर था। मैंने इत्मीनान का सांस लेते हुए जेब से असली कैप्टन मल्होत्रा का सिगरेटों का पैकेट निकाल कर सिगरेट पेश किए। मशरूब का एक गिलास मेरे सामने भर कर रख दिया गया, जिसे मैंने ये कहकर वापस कर दिया कि जब हेडक्वार्टर से बाहर ड्यूटी पर जाता हूँ तो इन चीजों से परहेज करता हूँ। इंडियन ऑफिसर मुझसे अंबाला छावनी के सिनेमा हाउस में चल रही फिल्मों के बारे में गुफ्तगू करते रहे। फिर एक सिख ऑफिसर ने पूछा कि उधमपुर में मेरा क़याम कितने रोज का है। मैंने कहा 2-3 दिन रहूंगा, फिर अंबाला छावनी वापस चला जाऊंगा। मैंने तो उसे न बताया, मगर मिस्टर चड्डा ने बता दिया कि मैं इंद्रानी बोर्डिंग हाउस में ठहरा हुआ हूँ। सिख फ्लाइंग ऑफिसर ने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा और बोला, उस इंद्रानी से होशियार रहना मल्होत्रा जी।
जादूगरनी है जादूगरनी। और फिर बाकी के इंडियन ऑफिसर्स भी तय कहा लगाकर हंस दिए। लगता था कि ये सब लोग इंद्रानी के पास आते जाते हैं। ये कोई अजीब बात नहीं थी क्योंकि इंद्रानी एजेंट थी और उसको इन ऑफिसर से ताल्लुकात बनाकर रखने की जरूरत थी। मैंने सिगरेट की राख झाड़ते हुए जानबूझकर शर्माते हुए कहा, हम मिलिट्री इंटेलिजेंस के कर्मचारी हैं, हम पर किसी का क्या जादू चलेगा। एक हिंदू ऑफिसर ने एक गिलास खाली करते हुए कहा, उनके त्रिया चरित्र से भगवान बचाए, उन्होंने तो बड़े बड़े ऋषियों की तपस्या भंग कर दी। कमरे की फजा मशरूबात की बू और सिगरेट के धुएं से बोझल होने लगी थी। मेरा वहां अब कोई काम नहीं था। मिस्टर चड्डा ने मुझे अपने साथ खाने की दावत दी, मगर मैंने ये कहकर माजरत चाही कि मुझे बोर्डिंग हाउस में एक फोन कॉल का इंतजार करना है। उसने हंसकर कहा, वो फोन कॉल तो यहाँ भी आ सकती है। उसका इशारा उषा की तरफ था। मैंने मुस्कुराकर उसकी बात टाल दी और मिस्टर चड्डा के साथ ही कमरे से निकलकर राहदारी से गुजरता हुआ वापस मेन हॉल कमरे में आ गया। यहाँ से 2 गार्ड मेरे साथ कर दिए गए। फ्लाइंग ऑफिसर एम के कॉल हॉल में मौजूद था। वो डायरी पर कुछ लिखते हुए कुर्सी से उठा और मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा, कैप्टन तुम कल दिन के 8 बजे आ जाना। उस वक्त तुम थंडरहॉक की सिक्योरिटी आसानी से कर सकोगे क्योंकि स्टाफ डाइनिंग रूम में होता है। सिक्योरिटी गार्ड्स मुझे मेरी जीप तक पहुंचाकर वापस चले गए। मैंने जीप गैराज में से निकाली और किले के बड़े आहनी गेट में से निकलकर किले के सामने वाले बड़े मैदान की पगडंडी पर से होता हुआ उधमपुर के मजाफात वाले इंद्रानी बोर्डिंग हाउस की तरफ रवाना हो गया। मैं खास तौर पर उस अंधे कुएं के करीब से गुजरा जिसमें मैंने असली कैप्टन मल्होत्रा और उसके एक साथी की लाशें गिराई थी। दिल में यह शुबा था कि कहीं कुएं में से लाशों की बदबू तो नहीं आ रही। अभी ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन इस बात का कभी इम्कान था कि 2-1 रोज में लाशें गल सड़कर बदबू देने लगेंगी। मुझे 2-1 रोज के अंदर अंदर अपनी कार्रवाई को मुकम्मल करना था और यहाँ से फरार होना था। मेरा प्रोग्राम यही था, लेकिन मुझे अपने मिशन की राह में कई रुकावटें नजर आने लगी थी। सबसे बड़ा मसला थंडरहॉक बेस में 8 जदीद तरीन इसराइली हेलीकॉप्टरों को इस तरह तबाह करने का था कि उनमें से एक भी परवाज के काबिल न रहे। इस ऑपरेशन के लिए मुझे ताकतवर टाइम बमों की जरूरत थी जो मेरे पास नहीं थे। मेरे लिए लाजमी था कि मैं न सिर्फ ज़ेर ज़मीन बेस में मौजूद हेलीकॉप्टरों को तबाह करूं, बल्कि इस अंडरग्राउंड बेस में जो स्टाफ मुतय्यन है उनमें से भी कोई जिंदा न बचे, क्योंकि अगर उनमें से एक भी जिंदा रह जाता है तो वो बाद में मेरे लिए परेशानी का बायस बन सकता था। इस बात का इम्कान था कि उनमें से कोई ऑफिसर दिल्ली हमारे हेडक्वार्टर में भी आ जाए, क्योंकि थंडरहॉक बेस की तबाही कोई मामूली वाकया नहीं होगा। मैं इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर का एक जिम्मेदार भारतीय ऑफिसर था और अगर इस तबाही के बाद यहाँ के स्टाफ का कोई आदमी नई दिल्ली हमारे हेडक्वार्टर में आ जाता है और मुझे वहां देख लेता है तो मेरा राज फाश होना यकीनी बात थी। इस मुमकिन इत्तेफाक से बचने का एक ही तरीका था, वो ये कि हेलीकॉप्टरों के साथ वहां के इसराइली और इंडियन स्टाफ को भी हमेशा की नींद सुला दिया जाए। ये एक मुश्किल तरीन काम था। बहरहाल मैंने यही अहद किया हुआ था कि हेलीकॉप्टर के अलावा स्टाफ के इंडियन और इसराइली ऑफिसर्स को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस मिशन की तकमील के लिए वक्त बहुत कम था और इंद्रानी का ताउन नागुज़ीर था। बोर्डिंग हाउस में आकर मैंने अपनी एजेंट इंद्रानी को एक खास इशारा दिया और अपने कमरे में आ गया। मेरे इशारे का मतलब था कि मैं उससे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ और ज़रूरी बातों के लिए हमने आधी रात के बाद का वक्त तय कर रखा था। मैंने खाना अपने कमरे में ही खाया और तेज़ कॉफ़ी के 2 प्याले चढ़ा लिए ताकि मुझे नींद ना आए। मैं काफ़ी देर रिसाले वगैरह पढ़ता रहा। कोई 11:30 बजे रात मैंने कमरे की बत्तियां बुझा दी, दरवाजे की चटखनी अंदर से खोल दी और पलंग के पास बिछी हुई आराम कुर्सी पर बैठ गया। अब मुझे इंद्रानी का इंतजार था। बत्तियां इसलिए बुझा दी थीं कि दूसरे लोग ये समझे कि मैं सो गया हूँ। मुझे इंद्रानी ने एक छोटा सा ट्रांजिस्टर रेडियो दे रखा था। मैं उसे काम के करीब लाकर जालंधर रेडियो स्टेशन से फिल्मी गाने और तकरीरें वगैरह सुनता रहा। फिर जालंधर रेडियो स्टेशन की ट्रांसमिशन भी बंद हो गई। मैंने दिल्ली लगा दिया। कुछ देर बाद दिल्ली रेडियो की सर्विस भी खत्म हो गई। मैंने रेडियो बंद करके टेबल पर रख दिया और उठकर कमरे में टहलता हुआ खिड़की के पास आ गया। खिड़की को खोलकर बाहर देखा। उधमपुर की पहाड़ी रात खामोश और पुरसुकून थी। दूर शहर की बत्तियां नजर आ रही थी। एक ट्रक की आवाज दूर से कुछ देर आती रही, फिर रात के सन्नाटे में गुम हो गई। मैंने घड़ी देखी, रात के 12:15 बजने वाले थे। इंद्रानी के आने का वक्त हो गया था। मैंने खिड़की बंद कर दी और अंधेरे ही में आराम कुर्सी पर आकर बैठ गया। अगरचे कमरे में अंधेरा था, मगर रोशनदान और खिड़की के शीशों में से सितारों की बहुत ही फीकी फीकी सी रोशनी ने इस अंधेरे को थोड़ा सा कम कर दिया था। दरवाजे का एक पट आहिस्ता से खुला। मेरी आंखें दरवाजे पर जम गईं और हाथ जेब में रखे हुए पिस्तौल पर चला गया। ये इंद्रानी थी। वो शब ख्वाबी के लिबास में थी। उसने कमरे में दाखिल होते ही एक नज़र मुझ पर डाली और फिर दरवाजे का पट बंद करके आहिस्ता से चटखनी लगाती। मेरे पास आकर दूसरी कुर्सी पर बैठी और बोली, क्या सब ठीक है? इंद्रानी की आवाज़ सरगोशी की शक्ल में मेरे कानों तक आई थी। मैंने उसे धीमी आवाज़ में जब अपने कमांडो ऑपरेशन की मुख्तसर कहानी सुनाई तो अंधेरे में उसकी आंखें खुल सी गईं। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं कैप्टन मल्होत्रा के रूप में थंडरहॉक बेस का सारा जायजा लेकर आ रहा हूँ।
मैंने उसका हाथ थाम लिया और उसकी तरफ झुक कर कहा, मेरा असली मिशन कल शुरू होगा। यह मिशन तुम्हारे ताउन के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता।